नमस्कार, मैं हूं अर्धेंदु मुखर्जी और फिलहाल हम फेस टू फेस के एक और कार्यक्रम में आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज बहुत ही बेहतरीन शख्स मौजूद हैं जो शुरू से टॉपर रहे हैं और आज भी टॉप पे बने हुए हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं राकेश चतुर्वेदी जी, जो फिलहाल प्रधान मुख्य वन संरक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ में सेवा दे रहे हैं। चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपने इंजीनियरिंग किया, फिर आईएफएस किया, तो पहले से प्लान करके रखे थे कि आईएफएस बनना ही, या कुछ ऐसे समय या परिस्थिति या ऐसा कोई संयोग आया कि आप आईएफएस की ओर दौड़ पड़े? मेरा इसमें एक व्यक्तिगत सोच है, वो ये है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय। आपकी डेस्टिनी जो होती है ना, वो बहुत से रास्ते ऐसे बनते हैं कि वो आपको वहाँ पर ले जाती है। मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आना है ऐसा कोई विचार नहीं था। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में, चूंकि उस वर्ष 21 साल की मेरी उम्र नहीं हुई थी जब मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो मैं किसी एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाया क्योंकि मिनिमम 21 साल की उम्र मांगते थे। मैं लेक्चरशिप कर रहा था, उसी दौरान मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एग्ज़ाम दिया, इंडियन ऑयल में दिया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में दिया, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दिया। उसमें सभी में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैं जाता नहीं था। तो कुछ रायपुर छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी मूलतः, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि यदि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भिलाई स्टील प्लांट हो जाता तो शायद मैं ज्वाइन कर लेता। लेकिन मेरा दुर्गापुर स्टील प्लांट हुआ और मैंने तो सोच लिया था कि मैं रायपुर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो मैं लेक्चरशिप करते हुए बड़ा प्रसन्न था। एक बार सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, और भोपाल में हम लोग संगम होटल में रुके थे, और 4-5 दिन रुकने के बाद में एक दिन शाम को हम लोगों ने बैठ करके पैसे का हिसाब किया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, होटल का किराया। तो मैंने अपने मित्र से कहा कि यार मेरे पास पैसे है नहीं। तो हम लोग श्यामला हिल्स में एक टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। रात को 8 बजे हम लोगों ने संगम होटल छोड़ा था, और रात को 2 बजे के आसपास में यूनियन कार्बाइड की गैस ट्रेजेडी हुई, और संगम होटल में जितने लोग रुके थे वो जीवित नहीं बचे। उसके बाद एग्ज़ाम सब कैंसिल हो गए थे। वो एक सीख मुझको मिली कि आदमी के पास में यदि पैसे नहीं हो तब भी उसको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। गॉड नोज़ कि उसकी क्या प्लानिंग है, यू डोंट नो। मुझे आज भी लगता है कि यदि शायद मेरे जेब में पैसे होते तो आई डोंट नो मैं अभी होता कि नहीं होता अभी। तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी में लग गया कि यदि रेलवे मिल जाएगा तो मैं चला जाऊँगा करके। फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था तो मुझे मेरा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुआ था, उसमें मैं जाना नहीं चाहता था। इसी बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरशिप का इंटरव्यू आया, तो मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम को छोड़ करके इंदौर पीएससी चला गया लेक्चरशिप का इंटरव्यू देने। कि मैंने सोचा कि यदि रेलवेज़ में मान लो नहीं हुआ तो कम से कम लेक्चरशिप करूंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, रायपुर में रहूँगा, ये सोच करके। और जब वहाँ गया तो पता चला कि ग्रेजुएशन किया हुआ मैं अकेला कैंडिडेट था, बाकी सब मास्टर्स डिग्री वाले थे या पीएचडी किए हुए लोग थे। तो मुझको लगा कि शायद अब उसमें भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि सबसे कम क्वालिफाइड मैं ही था। अब लौट करके आया तो मेरे पास में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम के अलावा और कुछ नहीं बचा था। तो फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ उसकी तैयारी की और उसमें सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। बहुत ही कम उम्र में सिलेक्शन हो गया और पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। तो जब आपने सिलेक्शन लिस्ट देखा तो आपका और आपके परिवार का क्या रिएक्शन आया था? मेरा तो रिएक्शन ये था कि जब इंटरव्यू कॉल आया तो मुझको विश्वास हो गया था कि अब मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे घर में जो बैकग्राउंड था, मेरे पिताजी सेंट पॉल्स स्कूल में टीचर थे, मदर हाउसवाइफ थी, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को भविष्य के लिए ऐसी कोई चीज़ें उनके माइंड में नहीं थी। वो सिर्फ इसी में खुश थे कि उनका लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी न उनको थी न मुझको थी। लेकिन एक प्रसन्नता का माहौल जरूर था घर में कि घर में लड़के ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। शुरू से मेधावी रहे हैं आप, इंजीनियरिंग में भी लगातार टॉप करते रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती थी आपको, क्या सोचते थे आप? मैं चलिए, मेरी प्राथमिक शिक्षा जो थी वो अमीनपारा प्राथमिक स्कूल में पुरानी बस्ती में हुई, और एक अजीब सा जुनून होता था। जैसे जब मैं क्लास 1 में अमीनपारा स्कूल में गया और मैंने स्टेज पे बच्चों को सुबह प्रार्थना करते देखा, तो मेरे मन में एक आया कि अगले साल मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, और नेक्स्ट ईयर मैं प्रार्थना करने वालों की टीम में शामिल हुआ।
तो शुरू से कुछ एक जुनून जैसा अंदर से आता था कुछ करने का, लीग से अलग हट करके करने का। पढ़ाई में मैंने हमेशा अपनी प्राथमिकता में उसको सर्वोच्च नंबर पे रखा, और घर में कुछ पिताजी के माताजी के संस्कार भी कुछ इस तरह से थे कि चूंकि पिताजी शिक्षक थे तो स्वाभाविक था कि घर में पढ़ने का माहौल था। पढ़ने लिखने की रुचि मुझको शुरू से रही, न केवल अपने विषय में बल्कि विषय से हटकर भी बहुत सारी चीज़ों में। वो अध्ययन मेरा एक शौक रहा है, और मैंने पढ़ाई को कभी परीक्षा में पास होना है ये सोच के बोझ के रूप में कभी नहीं लेता था, मैं उसको एंजॉय करता था। शायद एक कारण हो सकता है, और बाकी कुछ माँ बाप का आशीर्वाद था, ऊपर वाले की कृपा थी कि रास्ते बनते चले गए। पिता बहुत कड़क थे ऐसा सुनने में आता है। आपके दोस्तों से जैसी बातचीत होती है तो बताते हैं बहुत डरते थे आपके दोस्त लोग। पिताजी की जो एक इमेज जो थी स्कूल में, वो एक बड़े सख्त शिक्षक की थी। उन्होंने हिस्ट्री में और हिंदी लिटरेचर में और संस्कृत में उन्होंने एमए किया था, और बहुत ही पॉपुलर शिक्षक भी थे पढ़ाने के मामले में। और जैसे हम लोगों से तो वो सिर्फ इतना ही पूछते थे कि पढ़ाई कर लिए कि नहीं, मतलब डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ये सब चीज़ें कभी नहीं बोलते थे। वो सख्त जरूर थे, लेकिन बहुत लोग उनको पसंद भी करते थे, और आज भी उनके प्रशंसक बहुत सारे ऐसे उनके भूतपूर्व छात्र हैं जो मुझसे मिलते हैं तो उनकी याद पहले करते हैं। लेकिन मेरे साथ में और उनका जो व्यवहार जो था ना, वो बहुत ही फ्रेंडली व्यवहार था। हमको कभी उनसे भय नहीं लगा, कभी डर नहीं लगा, क्योंकि हम 6-7 क्लास में 8th क्लास में जब पढ़ते थे तब उनसे हम रजनीश और कबीर पे डिस्कशन करते थे। और एक बार क्लास 4th में था मैं, 1968 की बात होगी, 1968 की। वो गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अक्सर गांव जाते थे, और वहाँ पे मेरे जो कज़िन ब्रदर्स वगैरह थे वो सब एग्रीकल्चरिस्ट हैं बेसिकली। तो मेरे हम उम्र एक कज़िन ब्रदर के साथ में मैं बीड़ी पीते बैठा था। वो उसी समय अचानक कहीं से पिताजी आ गए, और नॉर्मल रिएक्शन ये होता है कि एक 4th क्लास का बच्चा यदि बीड़ी पी रहा है तो उसके पिताजी जो है वो पहला तो तमाचा लगाएंगे। तो पिताजी ने एक ही लाइन बोली कि बोले बेटा ये सब शौक जब खुद कमाने लगोगे तब करना। मुझको ऐसा लगा कि शायद वो किसी तमाचे से ज़्यादा बड़ा तमाचा था। फिर ऐसे ही कभी डिस्कशन करते थे हम लोग, तो वो ब्राह्मण परिवार से होते हुए भी कर्म कांड के और इन सब के बहुत विरोधी थे। रजनीश के स्टूडेंट रहे हैं वो, और कबीर का बड़ा अध्ययन किया था उन्होंने, तो हमेशा वो निर्गुण निराकार ब्रह्म और इस सब के विषय में चर्चा करते थे। लेकिन मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर दिया जलाने जाते थे। तो मैंने 8th क्लास में उस समय उनसे जब था, मैंने पूछा उनसे कि पिताजी आप एक तरफ तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं और ये हर मंगलवार को मंदिर में दिया जलाने क्यों जाते हैं? तो बड़ा दार्शनिक जवाब था उनका। उन्होंने कहा कि बेटा मंदिर में दिया जलाने से हनुमान जी खुश होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन तेरी माँ जरूर खुश होती है, और हनुमान जी से ज़्यादा मुझको इसकी खुशी इंपॉर्टेंट है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जिसको जानते नहीं, देखे नहीं हैं, उसके लिए हम क्या नहीं करते हैं, एंड इस प्रोसेस में हम नॉर्मली उन लोगों के बारे में भूल जाते हैं जो हमारे आसपास हैं, करीब हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो किस में उनको खुशी मिलती है, ये शायद हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल लाइफ में शुरू से बना। मदर हमारी 10th बोर्ड में 1960 में मैथमेटिक्स में उनको 150 में से 150 मार्क्स मिले थे, लेकिन शादी हो गई, घर गृहस्थी में रच गई, तो पढ़ाई लिखाई का वो माहौल नहीं रहा उनका। वो अक्सर 2-3 बातें करती थी जो आज भी मुझको बहुत अच्छी तरह से, इनफैक्ट वो मेरी लाइफ के लिए इंस्पिरेशन जैसा रहा। वो हमेशा ये कहती थी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बेटा बोले लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन तुमको लगे कि तुम अपनी नज़रों में गिर रहे हो, समझ लो संभलने का समय है। एक बात और वो हमेशा कहती थी कि लोग तुम्हारे पास में मदद मांगने के लिए आते हैं तो ये तुम्हारा कोई बड़प्पन नहीं है, ऊपर वाला शायद तुमको माध्यम बना रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं शहर में, वो किसी के पास भी जा सकता है, लेकिन वो तुम्हारे पास आता है, तो उसको मदद किया करो। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कहती थी कि बेटा विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो न केवल पढ़ने का बल्कि पढ़ाने का भी शौक मुझे बचपन से रहा है, लोगों को बिठा करके उनको समझाना, पढ़ाना। ये
तो ये कुछ बचपन की ऐसी मेमोरीज थी जो मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठी, और वो जीवन में एक गाइडिंग प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं हम लोग, एक इंस्पिरेशन के तौर पे काम करती रही, और आज भी मैं उसी पे अपना काम करता हूँ। पढ़ाई का बड़ा शौक है आपको, आपके पिता को भी था, आपने खुद की लाइब्रेरी भी बना रखी है, क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे रुचि है? इसमें एक समय के साथ में बड़ा चेंज आया है। एक्चुअली में क्या था कि बचपन में पिताजी स्कूल की लाइब्रेरी से वो बहुत सारी जो लोक कथाएं होती थी, उत्तराखंड की लोक कथाएं, गढ़वाल की लोक कथाएं, इस तरह की किताबें वो प्राइमरी स्कूल में लाते थे। फिर धीरे धीरे मैंने शरद चंद्र, प्रेमचंद, आचार्य चतुर्सेन, भगवती चरण वर्मा, ये महादेवी वर्मा, ये सारे साहित्य का मैंने धीरे धीरे अध्ययन किया। जब मैं पहली बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया, और उसमें इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स मिले क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े थे, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया नहीं। तो उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश लिटरेचर में शिफ्ट किया, और मैंने बहुत सारे फिक्शंस पढ़े, चाहे आर्थर हेली था, रॉबर्ट लुडलुम था, सिडनी शेल्डन था, जितने भी, जेफरी आर्चर, कोई नावल छूटी नहीं मेरी। फिर धीरे धीरे वो अब जो है ना वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट में पूरा कन्वर्ट हो गया समय के साथ में। तो मैंने श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ी है, मैंने वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी है, मैंने वेद व्यास का महाभारत भी पढ़ा है। अब पूरा का पूरा शिफ्ट जो है वो स्पिरिचुअल और इस लिटरेचर में शिफ्ट हो गया है। पहली बार इस पद तक कोई छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी पहुंचा है, जब भी आप उस कुर्सी में बैठते हैं कैसा महसूस करते हैं? मुझे एक ही बात लगती है कि एक अवसर मुझे मिला है कि अपनी जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं, जिस हवा में सांस लिए हैं, उसके लिए यदि कुछ कर सके तो मैं इसको एक अवसर के रूप में लेता हूँ। एक अपॉर्चुनिटी मुझको मिली है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़मीन के लिए, इस धरती के लिए कर सकूँ, वही मेरा प्रयास रहता है। अच्छा लगता है कि कोई पहला छत्तीसगढ़ी व्यक्ति इस पद तक के पहुँचा है, तो उसका एक गर्व की अनुभूति तो उसकी होती ही है, लेकिन साथ ही हमेशा मन में ये भी रहता है कि नहीं, मुझे इस धरती को वापस कुछ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों में भी आपने काम किया है, सरकार, बीजेपी सरकार के साथ भी काम किया, अभी भी कर रहे हैं, पर्यटन में भी काम किया, संस्कृति में भी काम कर। ऐसा कौन सा काम जिसको आप कहेंगे कि हाँ, ये एक ऐसा काम मैंने किया है जिसको देख के मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ? कुछ जो कार्य जो मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरी खुद की अपनी सोच थी। जब ये 1997 में, जब स्वर्ण जयंती का 50वां साल था, हमने जन सहभागिता से रायपुर से बलौदा बाजार वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था, और एक ही दिन पे मेरी अपील पे उस समय 1997 में 40 लाख रुपए पब्लिक ने कंट्रीब्यूट किया था, और पूरे 85 किलोमीटर रायपुर से बलौदा बाजार हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य किया, और आज भी उसमें 70-75% पेड़ जीवित हैं। वो एक मेरी सोच थी। दूसरी, मैं राजीव स्मृति वन, एक जो था अपने परिजनों की स्मृति में वृक्षारोपण करने का, आज वो शहर के एक बहुत अच्छे उद्यान के रूप में विकसित हुआ है। जंगल सफारी की सोच मेरी अपनी थी। जब 2005 में मैंने उसका कंसेप्ट लेकर के उस समय तैयारी शुरू किया, तो लगता था कि शायद बहुत असंभव काम है, और मैं कर्नाटक में बनरघट्टा में, उड़ीसा में नंदनकानन में ये जंगल सफारी देखा था, मुझे ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होने चाहिए। तो वो मेरी अपनी मूल परिकल्पना थी। इसके अलावा गढ़ कलेवा, इसके बारे में मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। गढ़ कलेवा और पुरखौती मुक्तांगन दोनों को बड़ी उपलब्धि मानते हैं? दोनों को जो है वो पुरखौती मुक्तांगन का पूरा मास्टर प्लान मैंने बनवाया था, क्योंकि जब मैं संस्कृति विभाग में 2007 में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि नए रायपुर में इतनी महत्वपूर्ण जगह पे इतनी बड़ी ज़मीन हमारे पास में है, और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसका एक प्रत्यक्ष प्रेजेंटेशन वहाँ पर हो, कि बाहर से आने वाला व्यक्ति यदि बस्तर नहीं जा सकता है तो वो रायपुर में ही पुरखौती मुक्तांगन में बस्तर की एक झलक देख सके। तो उसका पूरा मास्टर प्लान मैंने बनवाया था। उसके अलावा बहुत सारे पुरातात्विक जगहें की खुदाई की परमिशन जो है वो मैंने अपने समय में लाई थी, जिसमें सिरपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कवर्धा में, उसके बाद महेशपुर, सरगुजा में, ये सारी स्वीकृतियां मैंने अपने प्रयास से भारत सरकार से लाई थी। और गढ़ कलेवा की बात करूं तो हमेशा मन में ऐसा लगता था कि जब हर प्रदेश के अपनी पारंपरिक व्यंजन है, खान पान है, तो छत्तीसगढ़ का जो भी पारंपरिक खान पान है और व्यंजन है उसको एक पहचान मिलनी चाहिए। वो भी बहुत अच्छे हैं।
और उसको लेकर के मुझे बड़ा गर्व होता है कि ये गढ़ कलेवा पूरी तरह से मैं और मेरे एक कल संस्कृति विभाग में जॉइंट डायरेक्टर थे राहुल सिंह और एक हमारे सलाहकार थे अशोक तिवारी जी, ये हम तीनों के बुद्धि विलास से ये चीज़ निकली थी और आज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी पहचान गढ़ कलेवा को मिली है। PMGSY में भी काम किया आपने और ऐसा सुनने में आया कि जब आप वहाँ काम कर रहे थे वापस आपको इस विभाग में आने नहीं दिया जा रहा था। वस्तुतः प्रधानमंत्री सड़क योजना में जब मैंने 2016 में ज्वाइन किया तो जब मैंने रिव्यू किया तो उसमें पाया कि 2006-7 से स्वीकृत सड़कें विशेष करके बस्तर में नहीं बनी थी। 30-30, 40-40 टेंडर होने के बाद में भी वो नहीं बनी थी। मैंने जिला कलेक्टरों से संपर्क किया, पुलिस अधीक्षक से, CRPF के फोर्सेस से, CS होम से, DG पुलिस से, DG नक्सल ऑपरेशन से, और पूरे बस्तर में मैंने एक एक रोड का रिव्यू किया और उसके बाद में एक रणनीति के तहत जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो 2 साल में हमने बस्तर में 1200 किलोमीटर रोड बनाई और उसकी तारीफ भारत सरकार तक ने की। और इवन भारत सरकार की जितनी भी समीक्षा बैठकें होती थी उन बैठकों में इवन भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के सचिव जो ओपनिंग रिमार्क्स देते थे उसमें वो उस समय मंडल साहब हमारे ACS हुआ करते थे, वो कहते थे हेड्स ऑफ टू मंडल राकेश एंड हिज टीम। तो यहाँ से बैठकों की शुरुआत होती थी। तो मेरी कोशिश ये रही, चाहे मैं पर्यटन में रहा या संस्कृति में रहा या वाइल्ड लाइफ में रहा, लीक से हट करके कुछ नया करना है। नॉर्मल कोर्स में नॉर्मल बजट के अंतर्गत तो हर अधिकारी काम करता है। मेरी सोच ये रहती थी कि जीवन के अंतिम सांस लेते समय जब पीछे मुड़ करके देखें तो एक संतोष होना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ नया किया है। और यही चीज़ मुझे आज भी इंस्पायर करती है। सामान्यतः PCCF बनने के बाद लोग सोचते हैं कि उनकी जर्नी ख़त्म हो गई है, उनको जीवन में जो भी पाना था वो पा लिए है। मैंने जब पहले दिन यहाँ ज्वाइन करने के बाद में सारे अधिकारियों की मीटिंग ली थी तो मैंने उनसे यही कहा था कि ये मेरी जर्नी का अंतिम पड़ाव नहीं है, ये मेरी यात्रा की शुरुआत है। तो जब आप इस सोच के साथ में काम करते हैं तो निसंदेह दिमाग में कुछ न कुछ नई चीज़ें आती हैं और कुछ संयोग ऐसा होता है कि वो हो भी जाता है। जैसे संस्कृति विभाग में काफ़ी दिन रहे आप, लेकिन अगर हम देखें तो लोक कलाकार या लोक कला आज भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए हैं। क्या वजह मानते हैं कि कहाँ कमी रह जा रही है? इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए छत्तीसगढ़ में जो कला, साहित्य और संस्कृति की विविधता है वो बहुत मजबूत है और उस सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है। जैसे कुछ इनोवेटिव जो मैंने अपने समय में किया, मैंने छत्तीसगढ़ के जितने ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ की कला, साहित्य, संस्कृति में योगदान दिया है उनकी रचनाओं का एक समग्र प्रकाशित किया जाए। उनके जन्मदिन या निर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को मालूम हो कि ये ऐसे मूर्धन्य विद्वान लोग हैं जिन्होंने यहाँ की कला, साहित्य और संस्कृति में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा यहाँ की जो लोक कला है, सरगुजा से लेकर बस्तर तक के जो उसके विविध रंग हैं, उन सबको एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो मैंने दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र के साथ में मिल करके मैंने कर्मा, सुआ, ये ददरिया है, माड़िया नृत्य है, इन सब का काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाया था। एक तो निरंतरता और दूसरी ऐसे सोच वाले अधिकारियों की पदस्थिति वहाँ पर होनी चाहिए जिससे हम इन सारी चीज़ों को जिसको समझ हो और जिसको कुछ करने की ललक हो। पर्यटन और संस्कृति में काम करने के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि ये दोनों विभाग पैशन चाहिए काम करने के लिए। छत्तीसगढ़ में जब टूरिज़्म में मैं था, मैंने 105 डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई किया और उनके डेवलपमेंट के लिए हमने काफ़ी काम शुरू किया था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्राथमिकता में ये कहीं पीछे रह जाता है या वहाँ पर जो भी अधिकारी रहते हैं वो उस बात को या तो उसको समझते नहीं हैं या समझते हैं तो उस लेवल तक के पहुँचाने के लिए जो एक रणनीति बनानी चाहिए वो शायद नहीं बना पाते हैं। राम वन गमन पथ एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आए। पहले भी वहाँ मंदिर थे, लोग पहले भी जाते थे, पर्यटन स्थल पहले भी था वो। अब ऐसा क्या नया या क्या नई परिकल्पना है, क्या सोचकर ये सारी चीज़ें को शुरुआत की है?
मैं जो सिल्क रूट है जो चीन से लेकर के रोम तक के जाता है, मैं उस रूट पे लगभग 2500 किलोमीटर ट्रेवल किया हूँ। उस पूरे रूट पे कहीं पर भी आपको पुराने अवशेष नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक या दो सराय हैं, एक आध खंडहर है। रोड बहुत अच्छी है, रोड के दोनों तरफ बहुत अच्छे प्लांटेशंस हैं और हर 30, 40, 50 किलोमीटर में वे साइड एमिनिटीज़ हैं, छोटा कैफेटेरिया है, वॉशरूम्स हैं और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि यू आर ऑन द सिल्क रूट। तो अब आप जब उस हाईवे में ट्रेवल करते हैं तो हो सकता है आपको देखने के लिए कुछ ना मिले, लेकिन आपको एक जो फील आता है, ऐसा लगता है कि आप इतिहास से जुड़ रहे हैं। एक अनुभूति होती है कि यार मैं उस सिल्क रूट पे चल रहा हूं। उसी तर्ज पे राम वनगमन मार्ग को जो विकसित करने की बात थी, ये 2006 में मैंने एक पर्यटन में एमडी था, तब मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि इस पे सर्वे होना चाहिए। जब जितने भी 40 या 45 किस्म के रामायण विश्व में लिखे गए हैं, उसमें ये आता है कि अपने रामचंद्र जी अपने वनवास के 9-10 साल दंडकारण्य में रहे हैं। जितने भी जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो उसमें दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उसके बाद में आंध्र प्रदेश का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, उड़ीसा का पश्चिमी हिस्सा है, झारखंड का पश्चिमी हिस्सा है, ये दंडकारण्य में आता है। तो ऐतिहासिक रूप से भी यदि हम देखें तो दंडकारण्य मतलब छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये एक उस मार्ग को विकसित करने के पीछे सोच सिर्फ यही है कि आदमी जब उस मार्ग पे चले तो उसको ये फील हो कि यार मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ जिसमें भगवान रामचंद्र जी चले थे। अब उसके कोई पुरातात्विक अवशेष तो उस मार्ग पे है नहीं। शिवरी नारायण का मंदिर है, राजिम का मंदिर है, तो एक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और एक उस मार्ग पे जब आदमी चले तो जितने भी आप रामायण पढ़ेंगे उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। एक तो ये आता है कि रामचंद्र जी ने स्थानीय समुदाय को संगठित किया, उनकी क्षमता का विकास किया, और सीता जी ने महिलाओं की शिक्षा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हर रामायण में इसका उल्लेख आता है। तो मूलतः यदि हम देखें कि इस मार्ग में आने वाले जितने भी जो ग्राम हैं, यदि हम इस कंसेप्ट को उसमें ला सकें कि वहाँ पे स्थानीय जो समुदाय है उसका सशक्तिकरण है, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनके लाइवलीहुड की चीज़ें हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण है, तो आपको ऐसा लगेगा उस मार्ग में चलते समय कि आप शायद उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आप जुड़े हैं। यही उद्देश्य है इस मार्ग को विकसित करना। धर्म के साथ साथ आधुनिकता को भी और स्टडी में पढ़ाई को भी। यहाँ बस्तर और सरगुजा की अगर हम बात करते हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं वो आज भी बहुत हद तक वन उपज पे निर्भर करते हैं। तो ऐसा क्या योजना आप कुर्सी में बैठने के बाद या ऐसी कोई योजना आपने प्लान किया है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ कमा सके? एक प्रयोग हम लोगों ने 2 साल पहले नारायणपुर में किया था। वहाँ पे फूल झाड़ू बहुत अधिक मात्रा में होता है और नॉर्मली 10 रुपये 12 रुपये किलो में उसको बिचौलिए खरीद लेते थे। तो 2018 में हम लोगों ने एक महिला स्व सहायता समूह बना करके हम लोगों ने फूल झाड़ू खरीद करके उसके वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग करके उसको सेल की एक व्यवस्था जमाई थी और वो मॉडल बहुत सक्सेसफुल हुआ था। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज का लगभग 1,500 करोड़ का व्यापार है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। भारत सरकार की स्कीम जरूर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों को खरीदा जाए, लेकिन उसका एक नेटवर्क नहीं होने के कारण से वो लाभ वनवासियों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। पिछले 2 सालों में जो प्रयास हम लोगों ने किया उसके हिसाब से आज की तारीख में लगभग 50,000 के आसपास महिलाएं, 3,000 से ऊपर स्व सहायता समूह हैं जो संग्रहण, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के काम में लगी है। और आप बस्तर में यदि जाएंगे तो कांकेर से लेकर के दंतेवाड़ा तक रास्ते में जगह जगह आपको ये देखने को मिलेगा। उससे न केवल उनको एक अतिरिक्त आय का स्रोत मिला है स्थानीय वनवासियों को, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो ये प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप में यूनिक हैं, इसको एक राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान के लिए काफ़ी बड़े लेवल पर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जो वनौषधियाँ हैं, यहाँ के जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान अवश्य मिलेगी। इस पूरे नौकरी के सफ़र में कई बार आप पर आरोप भी लगे कई तरह के, उस वक्त आपके मन में क्या चलता था, कैसे इससे निकलते थे? ये बेसिकली इसको मैं प्रोफेशनल हैजार्ड्स मानता हूँ और एक बड़ा कठिन समय मैंने अपने जीवन में गुजारा। लगभग 2007 से लेकर के 2016 तक 9 साल का जो समय था, कई बार लगता था, एक बार तो मैंने रिज़ाइन तक करने का सोचा था, लेकिन फिर
मेरी श्रीमती जी ने कहा कि भागना विकल्प नहीं है, लड़ो जब तक सांस है, और एक बार लड़ाई जीत जाओगे उसके बाद रिजाइन कर देना यदि तुमको नहीं करना है। मैं कोई सीसीएफ या पीसीसीएफ से तो शादी नहीं की हूँ, मैं तो राकेश चतुर्वेदी आईएफएस से शादी की हूँ। अब तुम सीएफ रहो, सीसीएफ रहो, पीसीसीएफ रहो, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उतार चढ़ाव आते थे जब मैं जिन लोगों के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मैंने लिखे थे वो प्रमोट होकर के मुझसे आगे निकल गए थे, तो एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कभी कभी आता था। लेकिन मैंने उस समय का उपयोग जो है वो मैंने उसको समस्या के रूप में नहीं लिया, मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया। और वो एक पीरियड था जिस समय मैं रोटरी इंटरनेशनल का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का। उसके बाद में मैं आर्ट ऑफ लिविंग का अपेक्स मेंबर रहा और बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से उस समय मैं जुड़ा। तो व्यस्त रहने के बहाने मैं ढूंढ लेता हूँ, इसलिए मुझे कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन या इस तरह की स्थिति का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। सर्विस है, होता है, आप हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, और हर व्यक्ति को संतुष्ट करने लगेंगे तो आप खुद असंतुष्ट रहेंगे। तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि जो परिस्थिति है उससे सामंजस्य बिठा के कैसे उससे आगे निकलें, क्योंकि समस्या का समाधान समस्या के बीच से ही निकलेगा, बाहर से नहीं निकलेगा। तो मैंने उस पूरे 9 साल का जो उपयोग किया वो मैंने उस दौरान में टूरिज्म में रहा, मैंने काम किया, संस्कृति में रहा, मैंने काम किया, वाइल्ड लाइफ में था, उस समय भी मैंने जंगल सफारी उसी समय लाया। तो अपने आप को व्यस्त रखना और हमेशा कुछ न कुछ पॉजिटिव या नया सोचते रहना जो है, तो ये उतार चढ़ाव से आदमी आसानी से निकल सकता है। चलिए चतुर्वेदी साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत अच्छी बातें आपसे हुई। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। और ये चतुर्वेदी साहब एक समय रिजाइन करने वाले थे और आज इसी विभाग के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चतुर्वेदी साहब, धन्यवाद।